जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कबड्डी खेल के बारे में, इसकी हिस्ट्री, रूल्स, मेजरमेंट और इससे जुड़े हुए सारे उन टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है हम लेकर आते रहते हैं, जिससे आप बन सके फिजिकल एजुकेशन में और भी ज्यादा बेहतर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कबड्डी खेल के जो उपनाम है, जो अन्य नाम है, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, कबड्डी को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में क्या कहते हैं, हु तुतु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में तमिलनाडु और मैसूर में इसे चुड्डू चुड्डू के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे बाजकत्ता के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे है डुडू के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, कई प्रकार के अन्य नाम हैं जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से कबड्डी को जानते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में मेनली इसे किस नाम से जानते हैं, तो कबड्डी के नाम से जानते हैं। अब इसे देखते हैं कि भारत के बाहर कबड्डी को और कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो श्रीलंका है वहां पर कबड्डी को गुड्डू के नाम से जानते हैं, और जो नेपाल है वहां पर डोडो के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में देखा जाए तो चब के नाम से, और पाकिस्तान में जो भारत में कहते हैं वही कबड्डी के नाम से। मेनली यह कबड्डी के नाम से ही जाना जाता है, बाकी तो ये अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कबड्डी के बारे में। जो हिस्ट्री है कबड्डी की उसके बारे में, कि इसका ओरिजिन कब से हुआ, कैसे हुआ, उनके बारे में। इसका जो ओरिजिन है वह इंडिया से माना जाता है, भारत से इसका विकास हुआ है। इस खेल के जो नियम है वह 20वीं शताब्दी में दक्खन जिम खाना द्वारा बनाए गए थे। तो दक्खन जिम खाना है, इन्होंने तो इससे इसके जो नियम है उसे प्रथम बनाया था। उसके बाद में आगे देखिए, जो 1923 में जो हिंद विजय जिमखाना है, उन्होंने इसके जो नियम है उसे प्रथम बार में छपवाया था। बनाया किसने था, तो दक्खन जिमखाना ने, और इसे प्रकाशित किसने किया था, तो हिंद विजय जिमखाना ने। अब आगे चलिए, उसी वर्ष एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन बड़ौदा में कराया गया था। जिस समय इसके जो नियम है उसे प्रकाशित करवाया गया था, उसी समय पर इसके जो एक प्रतियोगिता का आयोजित करवाया गया था। कौन सी प्रतियोगिता, अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। इस खेल के नियमों को 1934 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद द्वारा संशोधित किया गया था। तो हम इस प्रकार से इन्हें समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो दक्खन जिमखाना है उन्होंने इसके नियमों को बनाया, जो हिंद विजय जिमखाना है उसने इनके नियमों को प्रकाशित किया, और इसे संशोधित किसने किया, जिसे मतलब परिवर्तित इसमें किसने किया, तो महाराष्ट्र शारीरिक परिषद द्वारा इसमें मतलब परिवर्तन किए गए, जो इन्हें आवश्यकता लगी उनके अनुसार इसमें परिवर्तन किए 1934 में। अब आगे देखते हैं कि जो भारत की प्रथम प्रतियोगिता है उसका आयोजन कब और कहाँ हुआ, तो 1918 में सतारा महाराष्ट्र में भारत की प्रथम प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और विश्व स्तर की जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ हुआ, 1987 कलकत्ता में किया गया, जो साई के खेलों के अंतर्गत इसका आयोजन करवाया गया था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख संस्थाएं हैं, प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसके खेलों को भारत में और भारत के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे इसे ऑर्गेनाइज करवाने का कार्य करती है, इसके नियमों को बनाने का कार्य करती है, उसे हम देखते हैं। भारतीय कबड्डी जो संघ है, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1950 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, कलकत्ता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1972 में कबड्डी संघ को मान्यता मिली। देखिए, तो किसके द्वारा इसकी मान्यता, तो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसने कबड्डी को मान्यता दी थी, और 1973 में जो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई थी। 1972 में तो इसे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके द्वारा मान्यता मिली, और 1973 में इसकी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एशियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन है, उसकी स्थापना कब हुई, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई। और जो विश्व कबड्डी फेडरेशन है, देखिए इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन है, उसकी स्थापना 2004 में हुई, और कहां पर हुई, तो मुंबई में हुई। परंतु इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है, जयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है। चलिए तो आगे चलते हैं, इसके जो कबड्डी की अलग अलग जो शैलियां हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी शैलियां हैं जिसमें कबड्डी को खेला जाता है। सबसे पहले है संजीवनी शैली, जो भारत और विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखिए, आपको संजीवनी शैली को ही खासकर याद रखना है, क्योंकि हम जिन रूल्स को वगैरह देखेंगे वो सारे संजीवनी शैली के ही है। उसके बाद में एक अमर प्रकार की शैली होती है, ठीक है, जो कि यूएसए और कनाडा में कबड्डी का एक टाइप है। आगे देखिए, आगे कौन सा है, हुंडर, जो कि महाराष्ट्र में मतलब आदमियों के द्वारा खेली जाती है, मैन के द्वारा खेली जाती है। एक है सकल कबड्डी जो पंजाब में, और एक है गामिनी कबड्डी। आपको बाकी सारी कबड्डियों को इतना याद नहीं रखना है, परंतु मेनली आपको इसका याद रखना है, जो संजीवनी शैली है उसके बारे में आपको याद रखना है कि संजीवनी शैली है वह भारत में खेली जाती है, और यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे नंबर्स ऑफ प्लेयर्स के बारे में देखिए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, 12। इसमें जो प्लेइंग में होते हैं, जो ग्राउंड के अंदर होते हैं, वह कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, परंतु जो एक्स्ट्रा होते हैं वह
5 होते हैं। चलिए, तो हमने प्लेयर्स के बारे में देख लिया। अब हम इस खेल की अवधि को जानते हैं कि इसमें खेल की कितनी अवधि रहती है। इसमें देखिए मेन के लिए जो रहती है वह मेन के लिए 20-20 मिनट की दो हाफ होते हैं, जिसके बीच में 5 मिनट का क्या आता है, ब्रेक आता है, 5 मिनट का इंटरवल। देखिए तो इसमें वीमेन का देखते हैं। वीमेन का इसमें 15-15 मिनट के दो हाफ होते हैं। ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। 15-15 मिनट के दो हाफ होते हैं और 5 मिनट का इसमें बीच में इंटरवल रहता है। और इसमें टाइम आउट का क्या सिस्टम है, तो देखिए ईच टीम शैल बी अलाउड टू टेक 2 टाइम आउट ऑफ 30 सेकेंड इन ईच हाफ। एक हाफ में 2 टाइम आउट ले सकते हैं और कितने कितने टाइम के, तो 30-30 सेकेंड के 2 टाइम आउट ले सकती है एक टीम, ठीक है। आगे चलिए, अब हम देखते हैं इसके जो ग्राउंड है, इसका जो कोर्ट होता है, उसका मेजरमेंट को जानते हैं और इसमें कौन कौन से प्रमुख लाइंस है उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें कौन कौन से प्रमुख लाइन है। तो सबसे पहले हम ये जो सेंटर में आपको लाइन दिख रही है, ये सेंटर लाइन है इस ग्राउंड की, इस कोर्ट की। उसके बाद में ये जो पीछे की तरफ आपको यह जो लाइन दिख रही है, ये इसकी बक लाइन है। और लास्ट में ये कौन सी है, ये बोनस लाइन है। ये साइड में ये वाला जो एरिया है, ये है इसकी लॉबी है। उसके अलावा ये लास्ट में जो है, ये इसकी एंड लाइन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना होता है। ये जो लॉबी होती है वह 1 मीटर लंबी होती है, दोनों ही साइड में, मेन के लिए वीमेन के लिए, दोनों के लिए सेम रहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वह होती है 13 मीटर में होती है मेन के लिए, और 13 मीटर होती है मेन के लिए। और यदि वीमेन के लिए देखा जाए तो ये होती है 12 मीटर में होती है। और यदि इसकी चौड़ाई की बात करें तो देखिए जो आदमी है, जो पुरुष है, उनके लिए इसकी जो चौड़ाई होती है वह होती है 10 मीटर में होती है। और यदि यहीं पर यदि महिलाओं के लिए देखा जाए होती है 8 मीटर में होती है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब ये पीछे वाली लाइन कौन सी है, मैंने भी बताया था, ये पीछे वाली बक लाइन है। पहले जो आती है बक लाइन है और बाद में वाली कौन सी है, बोनस लाइन है, ठीक है। अब इसके मेजरमेंट के बारे में और भी देखा जाए तो देखिए यह कितना है, यह 1 मीटर है। मैंने बताया था लॉबी का नाप कितना होता है, 1 मीटर में होता है। और लंबाई में कितना है, तो 13 है। तो पुरुषों के लिए लॉबी का माप कितना हो जाएगा, 13 × 1। और यदि महिलाओं के लिए देखा जाए तो लॉबी का नाप कितना हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं का जो पूरा ग्राउंड है वह कितना है, 12 है। लंबाई में देखा जाए तो 12 है। और ये लॉबी कितनी है, सबके लिए सेम है, 1 है। तो महिलाओं के लिए लॉबी का नाप कितना हो जाएगा, 12 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा हमें एक और चीज देखनी चाहिए, वो क्या है कि इसके जो ग्राउंड होता है उसके पीछे की तरफ से देखा जाए एंड लाइन से, तो 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक सिटिंग एरिया होता है, जो कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग होता है। तो चलिए एक बार मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको वापस समझाता हूँ। देखिए, तो हमने इसकी लंबाई के बारे में देख लिया था, इसके मेजरमेंट के बारे में देख लिया था। इसकी लंबाई जो होती है वह पुरुषों के लिए 13 होती है, महिलाओं के लिए 12 होती है। तो इसी प्रकार से इसकी जो पीछे जो सिटिंग एरिया होता है उसके बारे में हम देख रहे थे। देखिए, तो यह जो होता है सिटिंग एरिया, वह एंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। सबसे पहले तो यह आपको याद रखना है। उसके बाद में सिटिंग एरिया होता कितना है, तो यह पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। तो किस अकॉर्डिंग होता है, तो यह लॉबी का जो पार्ट होता है उसे छोड़ दीजिए और फिर उसके बीच का नाप कितना रहेगा। पुरुषों के लिए कितना रहेगा, तो 8 हो जाएगा। तो इसका सिटिंग एरिया वह भी कितना है, 8 है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए ये जो टोटल एरिया है वह कितना था, 8 था। लॉबी को बीच में से हटा दो तो कितना बच गया, 6। तो यह पीछे इसके जो सिटिंग एरिया होगा वह भी कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, मैंने नीचे नोट भी की है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने फिर से बता देता हूँ, इसका कोट एरिया होता है मेजरमेंट, यह पुरुषों के लिए कितना होता है, तो 13 इसकी लंबाई और 10 इसकी चौड़ाई होती है। महिलाओं के लिए देखा जाए तो 12 × 8, मतलब 12 जो है वह क्या इसकी लंबाई है और 8 क्या इसकी चौड़ाई है। देखिए, इसे 8 है इसकी चौड़ाई, मैंने बताया था। तो इसका सीटिंग एरिया कितना हो जाएगा, सीटिंग एरिया हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर दो क्योंकि लॉबी दोनों साइड है। दोनों साइड की लॉबी को अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 6। यहाँ देखिए नीचे सीटिंग ब्लॉक कितना हो गया, तो 6 मीटर का हो गया। और जो सीटिंग ब्लॉक है इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी होगी, 1 मीटर में इसकी चौड़ाई होगी। अब आगे देखते हैं इसकी जो लॉबी है वह कितनी है। इसकी जो लंबाई जितनी होगी उतनी की उतनी इसकी लॉबी की लंबाई होगी। और इसकी चौड़ाई कितनी है, लॉबी का मैंने बताया था कि दोनों तरफ से लॉबी जो होती है वह सेम ही होती है, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए 1 मीटर की होती है, ठीक है। इसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है दोनों के लिए। और जो लंबाई है वह पुरुषों के लिए जितना ग्राउंड होगा उतनी ही इसकी लॉबी की लंबाई होगी। महिलाओं के लिए जितना ग्राउंड होगा उतने की उतनी लंबाई लॉबी की भी होगी महिलाओं के लिए। अब आगे देखते हैं इसमें जो बक लाइन होती है, जो मैंने बताया था जो पहले लाइन आती है वह सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी पे होती है, तो 3.75 मीटर की दूरी पर होती है। और महिलाओं के लिए देखा जाए तो वह सेंट्रल लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होती है। जो बोनस लाइन होती है जो कि बक लाइन के पीछे होती है वह होती है 4.75 मीटर की दूरी पर। और महिलाओं के लिए देखा जाए तो 4 मीटर की होती है। अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, जो सीटिंग एरिया है वह कितना है, 8 मीटर। और अगर इसकी चौड़ाई देखा जाए तो 1 मीटर में है। 8 मीटर कैसे है,
तो देखिए इसके जो टोटल जो इसके एरिया था पीछे की तरफ से, मतलब जो चौड़ाई है वह कितनी थी, 10 थी। और इसमें से लॉबी को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 8, क्योंकि दोनों साइड में लॉबी है, 2 मीटर माइनस हो गया तो बचा कितना, 8 बच गया। तो वही 8 इसमें है पीछे। और इसकी जो लॉबी होती है, सॉरी जो पीछे सीटिंग एरिया होता है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर में। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जो लाइन की मोटाई है वह सेम ही रहेगी। अब हम देखते हैं इसको मैच जो होता है उसको खेला कैसे जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, इसमें फाउल कैसे होता है, उन सब चीजों को अपन जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें गेम की शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए गेम को शुरू करने के लिए सबसे पहले टॉस करवाया जाता है। फिर टॉस में जो भी जीत जाता है वही यह डिसाइड करता है कि रेड करने वह जाएगा या फिर वह रेड करने पहले नहीं जाएगा, वह डिसाइड करता है। उसके बाद में दूसरा जो हाफ होता है, जैसे एक हाफ खत्म हो जाता है, मैंने इसमें बताया था कि इसमें 2 हाफ होते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए अलग टाइमिंग होता है, पुरुषों के लिए अलग टाइमिंग होता है। जो 2 हाफ होते हैं, तो पहले हाफ में जो भी पहले रेड करने गया होगा, दूसरे हाफ में पहले वह रेड करने नहीं जाएगा, मतलब जो दूसरी टीम होगी वह दूसरे हाफ में रेड करने के लिए पहले जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको हम समझते हैं। इसमें एक वर्ड हम कई बार यूज करते हैं रेडर के बारे में, आपने सुना भी होगा। कबड्डी तो बहुत फेमस गेम है, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा खेला भी जाता है, गाँव गाँव में खेला जाता है। देखिए तो जो रेडर है उसके बारे में समझते हैं। जो कबड्डी है उसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई रेडर, मतलब जो भी दूसरी टीम में जा रहा है, मतलब टच करने के लिए, तो वह कबड्डी कबड्डी बोलता रहता है, कबड्डी कबड्डी का चैंट करता है, जाप करता है। और दूसरी टीम में जब जाता है तो उस समय पर हाफ में जाकर एंटी को छूकर वापस आने का प्रयास करता है। रेडर का ये कार्य होता है कि दूसरी टीम में जाएगा और वहां पर जाकर के ज्यादा से ज्यादा जो एंटी होते हैं, मतलब जो दूसरी टीम के जो खिलाड़ी है, उसे टच करके आने का प्रयास करता है। वह जितने ज्यादा एंटी को छूकर आएगा उतने ही ज्यादा उसके अंक बनेंगे। वह जितने ज्यादा लोगों को वहां पर टच करके आएगा, जितने ज्यादा एंटी को टच करके आएगा, उतने ही ज्यादा उसके क्या होंगे, अंक होंगे। इस बीच में उसका कोई भी अंग है वह उस ग्राउंड से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए तो इसमें एक चीज यह है कि जो रेडर है उसके लिए जो एरिया होता है वह कितना होता है। तो मैंने, देखिए मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। ये जैसे कि क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये मेरा थोड़ा ऐसे ही बन रहा है क्योंकि मुझे इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है अभी। तो ये देखिए यह पीछे की तरफ ये कौन सी लाइन है, ये, हाँ, ये जो सबसे पीछे जो लाइन है यह है बोनस लाइन, और उसके आगे वाली कौन सी है, बक लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है लॉबी, ठीक है। मेरी पेंटिंग थोड़ी ऐसी है। तो यहाँ देखिए इसमें जब लॉबी जो होती है वह ऐसे ग्राउंड में इंक्लूड नहीं की जाती है, परंतु जिस समय पर संघर्ष चलता है, जिस समय पर वो जो रेडर यहाँ पे आया है और वह भाग कर वापस जाने का ट्राई कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर रेडर जो है वह लॉबी में जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जो लॉबी है वह ग्राउंड का पार्ट नहीं मानी जाती है। अब आगे चलते हैं। जो एंटी, एंटी कौन होता है, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था एंटी। देखिए जो एंटी वर्ड यूज किया था उसे हम समझा रहे हैं। एंटी क्या है कि विपरीत टीम के जो भी खिलाड़ी हैं जो रेडर को पकड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटी कहा जाता है। अब हम समझते हैं लॉबी के बारे में, जो मैंने अभी ऊपर अभी समझाया वही यहाँ लिखा होगा। देखिए जो लॉबी है वह ग्राउंड का हिस्सा स्ट्रगल के समय माना जाता है। मैंने भी बताया था कि जो ग्राउंड होता है उसमें लॉबी को ऐसे सामान्य रूप से उसमें अपन नहीं जा सकते, परंतु जिसमें स्ट्रगल चलता है, जिसमें पकड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, उसमें अपन लॉबी में जा सकते हैं। अन्यथा इससे बाहर जाने पर अंक कटते हैं, ठीक है। उसके अलावा आउट भी माना जाता है। आगे हम समझते हैं सुपर टैकल के बारे में। सुपर टैकल क्या होता है, तो देखिए जो एंटी टीम होती है उसमें 3 से कम खिलाड़ी है, ठीक है, 3 है या फिर 3 से कम है, और ऐसी परिस्थिति में यदि एंटी टीम के हाफ में आया हुआ रेडर पकड़ा जाता है तो 1 अंक अतिरिक्त मिलता है, जिसे सुपर टैकल कहते हैं। मैं आपको लेकर के एक एग्जांपल समझाता हूँ कि देखिए जैसे कि आप कौन है, आप रेडर हैं, ठीक है। आप रेड करने के लिए मेरी टीम में आ गए और मेरी टीम में वहां पे खड़े हैं 3 लोग, ठीक है। और जो 3 लोग हैं उन्होंने आपको आउट कर दिया, तो मेरी टीम में 3 थे या फिर मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, और उन्होंने आपको आउट कर दिया। तो हमें जो अंक मिलेंगे वो, एक तो आपको आउट करने के तो अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ ही साथ में हमको 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, सुपर टैकल का मिलेगा, ठीक है। देखिए हम समझते हैं नौना के बारे में, ये गलत है, नौना है, ठीक है। ये हम समझते हैं नौना के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमारी जो भी टीम है, जैसे कि ये वापस मैं आप ही के साथ में समझाता हूँ कि आपकी टीम में अभी कोई भी ऐसे बचा नहीं है और हमारी टीम से कोई भी एक रेड करने के लिए आता है, ठीक है। मतलब एक कोई बचा नहीं होता, एक आखिरी बचा था और उसको हमारी टीम का कोई आ करके, जो रेडर है हमारी टीम का, वो आ करके आपको जो आउट कर देता है, ठीक है। आपके आखिरी कोई बचा था और उसे भी हमारा रेडर आउट कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि हमारी टीम का जो रेडर है वह आता है आपकी टीम में और आपकी टीम के जो भी आखिरी जो भी थे खिलाड़ी उन्हें भी आउट कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमें 2 अंक
एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसे क्या कहते हैं, नॉना कहते हैं। और सुपर टैकल में क्या था, सुपर टैकल में ऐसा था कि 3 खिलाड़ी बचे और 3 खिलाड़ी उस रेडर को पकड़ लेते हैं। इसमें रेडर को पकड़ना है और इसमें जो एंटी है उनको आउट करने। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए इसमें मैच में टाई अगर हो जाता है, मैच टाई क्या होता है कि जब मैच पूरा करवाया और उसके बाद में भी दोनों टीमों के जो अंक है वह क्या हो गए, सेम हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों तो विजेता हो नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे उसे देखते हैं। जो दोनों जो टीमें हैं उसमें 5-5 रेड करवाई जाएगी, दोनों टीमों के जो खिलाड़ी है वो 5-5 रेड करेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो बक लाइन होती है, जो पहले जो लाइन होती है उसे क्या मान दिया जाता है, बोनस लाइन मान दिया जाता है। ये जो ग्राउंड होता है, ये देखिए मैं ग्राउंड बना के बताता हूँ, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इसमें ये तो क्या है, सेंटर लाइन है, उसके पहले वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, बक लाइन होती है, और बाद वाली क्या होती है, बोनस लाइन होती है। तो इसमें क्या होगा कि जो बोनस लाइन है वो ये वाली क्या बन जाएगी, ये वाली बोनस लाइन बन जाएगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये वाली कौन सी होती है, बक लाइन होती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके अलावा पहले रेड वह डालता है जिसने मैच की रेड में शुरुआत की थी, ठीक है। देखिए जो 5-5 रेड का जो मौका मिलता है, इसमें क्या होता है कि जो पहले जो रेड करने वह जाएगा, जिसने मैच में पहले जिसने रेड डाली है ना वह रेड करनी जाएगा। इसमें एक होती है गोल्डन रेड। गोल्डन रेड में क्या होता है कि पहले टॉस करवाया जाता है, मतलब इसमें ये पूरा प्रोसेस करवाया और उसके बाद में भी दोनों के अंक समान हो गए तो लास्ट में इसमें गोल्डन रेड करवाई जाती है। तो गोल्डन रेड में क्या होता है, एक टॉस करवाया जाता है और उसके बाद में गोल्डन रेड में अगर रेडर वह एंटी टीम में जाकर के यदि अंक लेके आ जाता है, मतलब आखिरी मौका होता है, आप इस तरह समझ जाइए कि आप रेडर हैं, ठीक है, आप हमारी टीम में आए आउट करने के लिए, और यदि आप आउट हो जाते हैं तो हमारी टीम जीत जाती है। और यदि ऐसा होता है कि आप हमारी टीम में से किसी को टच करके वापस चले जाते हैं तो आपकी टीम जीत जाएगी। मतलब वो गोल्डन रेड का मतलब यही है कि आखिरी मौका आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम इसमें कार्ड सिस्टम को समझते हैं। कार्ड में इसमें 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, हरा होता है, पीला होता है, लाल कार्ड होता है। हरा कार्ड जो होता है वह चेतावनी का होता है, वार्निंग इसमें दी जाती है, वार्निंग देने के लिए हरे कार्ड का प्रयोग किया जाता है। यदि पीला कार्ड आपको दिखा दिया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि 2 मिनट के लिए आप गेम से बाहर हो चुके हैं और कोई भी दूसरा खिलाड़ी उसके स्थान पर नहीं आएगा, ठीक है। जब तक उसके लिए 2 मिनट के लिए उसे जब सस्पेंड किया गया है, इतनी देर के लिए कोई भी दूसरा उस गेम में उसकी जगह पर नहीं आएगा। और जो लाल कार्ड होता है, लाल कार्ड का अर्थ क्या होता है कि मैच से भाई साहब पूरे बाहर हो गए, ठीक है, मतलब पूरी तरह से अपन बाहर हो चुके हैं, ये होता है लाल कार्ड। अब हम एक लास्ट कंडीशन को हम देखते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन का क्या सिस्टम है। इसमें खिलाड़ी जो बदलने का जो सिस्टम होता है उसे हम देखते हैं। देखिए 5 रिजर्व प्लेयर कैन बी सब्स्टिट्यूट विथ द परमिशन ऑफ रेफरी ड्यूरिंग द टाइम आउट और इंटरवल। देखिए जो 5 जो प्लेयर है, जो रिजर्व में जो 5 प्लेयर रखे जाते हैं वह सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, लेकिन वह किस समय किए जा सकते हैं, तो टाइम आउट के टाइम पर या फिर जो इंटरवल होता है उस समय पर किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें परमिशन चाहिए, किसकी, रेफरी की चाहिए। आगे देखिए, आगे समझिए, जो सब्स्टिट्यूशन प्लेयर्स हैं कैन बी रीसब्स्टिट्यूट। इसका मतलब ये है कि एक बार जैसे कि किसी प्लेयर को बाहर किया, ठीक है, और दूसरी बार वापस उसको अंदर किया, फिर उसको वापस बाहर किया, मतलब ये सब इसमें कर सकते हैं। इफ एनी प्लेयर सस्पेंडेड और डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मैच, ठीक है, ऐसा कोई प्लेयर है जो कि मैच से क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। नो सब्स्टिट्यूट अलाउ फॉर द पार्टिसिपेंट प्लेयर, मतलब ऐसे जो प्लेयर होता है उसके लिए सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं होता है, उसे वहां पर बदला नहीं जा सकता है। द टीम विल बी प्ले विद द लेस नंबर ऑफ प्लेयर, मतलब जिस समय पर ऐसे किसी प्लेयर को मतलब पूरा गेम से ही बाहर कर दिया गया है, ऐसी कंडीशन में जो टीम होती है उसे कम प्लेयर के साथ नहीं खेलना पड़ेगा, उसमें उसकी जगह पर कोई दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता है। नो सब्स्टिट्यूशन इज अलाउड ड्यूरिंग द ऑफिशियल टाइम आउट। देखिए इसमें एक तो टाइम आउट होता है नॉर्मली, ठीक है, जो कि अपन ले सकते हैं। ऑफिशियल टाइम आउट के मैंने बताया था कि एक हाफ में 2 बार टाइम आउट ले सकते हैं और 30-30 सेकंड के अपन 2 टाइम आउट ले सकते हैं। फिर दूसरा टाइम आउट आएगा, मतलब दूसरा जब हाफ आएगा तो उसमें अपन वापस 2 टाइम आउट ले सकते हैं, वो भी 30-30 सेकंड के ले सकते हैं। परंतु इसमें एक और टाइम आउट होता है, वो होता है ऑफिशियल टाइम आउट। ऑफिशियल टाइम आउट इसमें कितनी भी बार लिया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल टाइम आउट के टाइम पर जो सब्स्टिट्यूशन है वह नहीं होता है, उसमें पर खिलाड़ियों को बदलने का प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पर कब कब होता है, एक तो इंटरवल के टाइम पर और एक टाइम आउट, जो अपन टाइम आउट लेते हैं उस समय पर होता है। एक लास्ट इसमें है, सब्स्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड फॉर आउट प्लेयर। देखिए इसमें यही बताया गया वापस कि उस खिलाड़ी को वापस अंदर नहीं कर सकते जिसे पूरी तरह से मतलब सस्पेंड कर दिया गया है, गेम से बाहर है, उसको अपन वापस अंदर लेकर नहीं आ सकते। तो देखिए इस तरह से हमने कबड्डी खेल से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसने हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस गेम को पूरी तरह समझ गए होंगे और आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।